जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सन 2002 में गुजरात में जिस प्रकार से दंगे हुए थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी की छवि पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बन गई थी। यूएस में भी उनके एंट्री पर बैन लग गया था, लेकिन बाद में आगे चलकर वो सन 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद अधिकतर लोगों की सोच बदल गई, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को भी एक तरह से जहर का नाम दे दिया और इतनी ज़्यादा नफरत फैला दी कि आज की डेट में हर एक चीज़ उस इंसान के बारे में उनको गलत ही दिखती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और बताते हैं कि नहीं, चीज़ें किस तरह से नहीं हैं जो हमको बताई जाती हैं, बल्कि कुछ अलग ही चीज़ें हैं जो कि वाकई में हमारे सामने मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को किस रूप में देखते हैं? क्या मुस्लिमों को नरेंद्र मोदी से बचकर रहना चाहिए? किसी बीजेपी या आरएस वाले का जवाब नरेंद्र मोदी के फेवर में ही रहेगा। हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर ही उनको पेश किया जाता है। लेकिन तब क्या, जब इन्हीं सवालों के जवाब जफर सरेशवाला, जो कि एक मुसलमान है, उनसे मिले। वो जफर सरेशवाला जिसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वैश्विक अभियान तक चलाया था। जाहिर सी बात है, वो जिसके कारण नरेंद्र मोदी को अमेरिका एक समय वीज़ा तक नहीं देता था। ऋचा अनिरुद्ध शायद इन्हीं सवालों को जानना चाहती थी। ऐसे में खुद जफर सरेशवाला से बेहतर कौन इन सवालों का जवाब देता। बस अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू लिया। जफर सरेशवाला ने पूरी कहानी कुछ ऐसे कही कि लिबरल या फिर वामपंथियों से लेकर कांग्रेसियों तक को ये लंबी चुभने वाली है। शुरुआत होती है 2002 के गुजरात दंगों से। जफर सरेशवाला बताते हैं कि उनकी फैक्ट्री, उनका ऑफिस, उनका घर तक दंगों से प्रभावित हुआ था। वो लोग लगभग सड़क पर आ गए थे, लेकिन कमाल की बात यह थी कि अहमदाबाद में 2002 का दंगा इकलौता दंगा नहीं था। इससे पहले 1969, 85, 87, 90 और 92 में इस शहर ने हिंदू मुस्लिम दंगा देखा था, लेकिन इंसाफ मिला 2002 के दंगा पीड़ितों को। 2002 में गुजरात दंगों के बाद जफर सरेशवाला को लगा कि बस अब बहुत हुआ। उन्होंने लंदन में रहते हुए तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। तब के यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से लेकर अमेरिका के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट काउंसिल पावेल तक से मिलकर सीएम मोदी के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाया था। यह अभियान एक तरह से सफल भी रहा था, क्योंकि तभी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए किसी मुख्यमंत्री को कोई देश वीज़ा देने से मना करता है। जफर सरेशवाला की ये लड़ाई अकेले की थी। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर ये नहीं कर रहे थे। वो जो कर रहे थे उसको रोकने या सीएम मोदी की छवि को खराब नहीं करने, बल्कि कभी भी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल की ओर से दबाव नहीं आया। इसी बीच नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनते हैं। अब तक जफर सरेशवाला एक एक्टिविस्ट बन चुके थे और यही उनकी सोच को प्रभावित भी कर रही थी। क्यों? इससे आगे क्या? इसी समय अहमदाबाद से उनके पास फ़ोन आने लगे। फ़ोन इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके थे और बातचीत की शुरुआत करके मसले को लंबा खींचने के बजाय उसका हल खोजा जाए। लेकिन बातचीत कैसे हो, सबसे बड़ा सवाल यही था। खासकर उससे कैसे हो जिसके खिलाफ आपने अभियान छेड़ के रखा हो। इसके बाद महेश भट्ट की एंट्री हुई। गुजरात दंगों के बाद जफर सरेशवाला लंदन में रहकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान जरूर चला रहे थे, लेकिन उनके मेंटोर मतलब मानसिक ताकत थे महेश भट्ट। मोदी से मुलाकात करके मसले को हल करने के लेकर जो उथल पुथल मची हुई थी, उसे महेश भट्ट ने ही विराम दिया था। उन्हीं के कहने पर जफर सरेशवाला ने मिलने का मन भी बनाया था। उन्हीं ने अपने और नरेंद्र मोदी के कॉमन दोस्त रजत शर्मा से इस मुलाकात के लिए बात आगे बढ़वाई थी। मेलबाजी हुई। सीएम मोदी के सलाहकार ऑफिसरों ने मना किया, लेकिन मोदी मन बना चुके थे। जफर सरेशवाला जहां चाहते थे वहीं मुलाकात भी हुई। अपने साथ जिन इस्लामिक स्कॉलर को लेकर जाना चाहते थे उनको भी बुलाया गया। बोलने भड़ास निकालने का भरपूर मौका भी दिया गया। हर एक बात सुनी, टोका टोकी नहीं। जितने भी सवाल दागे गए सबका तसल्ली से जवाब दिया। न्याय के बिना शांति रह सकती है कि सवाल पर सीएम मोदी का स्पष्ट जवाब था नहीं, और वादा भी किया कि न सिर्फ भारतीय कानून के तहत न्याय होगा, बल्कि ये दोहराया भी नहीं जाएगा। और तो और, मीटिंग खत्म होने आई तो नरेंद्र मोदी ने अपना पर्सनल नंबर भी कागज़ पर लिख कर दिया और बोला कि मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। 2003 की इस मुलाकात को याद करके जफर सरेशवाला बताते हैं कि दोनों ही वादों पर सीएम मोदी खरे उतरे। जफर सरेशवाला के अनुसार जांच के दौरान 425 हिंदू जेल गए और कम से कम 90 हिंदुओं को सजा हुई। जफर सरेशवाला ये भी बताते हैं कि इसके पहले के हिंदू मुस्लिम दंगों में कभी किसी पावरफुल लोगों पर कानून का शिकंजा नहीं फंसा, जबकि गुजरात दंगों में नेता से लेकर पुलिस वाले तक जेल गए। गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की छवि को मुस्लिम विरोधी जैसा बना दिया गया था। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल था, लेकिन जफर सरेशवाला इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे और वो इसके लिए प्रमाण भी देते हैं। लंदन से फ़ोन करके मुस्लिम समुदायों की समस्या सीएम मोदी को बताकर हल करवाना हो या खुद अहमदाबाद जाकर उनसे मिलकर हर बार समस्या का समाधान किया गया। सरकारी गति से नहीं, बल्कि एक मोदी के द्रुत गति स्टाइल में। हिम्मतनगर की एक समस्या को लेकर जफर सरेशवाला मुस्लिम समुदाय के साथ सीएम मोदी से मिलने अहमदाबाद गए। मोदी ने इस मुलाकात के दौरान ही वहीं से फ़ोन मिलाया और समस्या खत्म।
मुस्लिम समुदायों की लगभग 250 समस्याओं को सीएम मोदी से मिलकर डायरेक्ट खत्म करवाने वाले जफर सरेशवाला अब अपनी मुलाकात को मतलब एक वाक्य की तरह याद करते हैं। लंदन में 2003 में दोनों की पहली मुलाकात में सीएम मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हारा भी मुख्यमंत्री हूँ, वोट मत दो लेकिन कम से कम अपने काम तो करवाओ। इस बीच जफर सरेशवाला किसी काम के सिलसिले में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से मिलने गए। उस नेता ने काम करवाया या नहीं इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जो कहा वो सुनने लायक है। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री एक तो इतना वक्त नहीं देगा और दूसरा मुसलमानों के लिए इतना काम ही नहीं कर सकता जितना कि खुद मोदी ने करके दिया है। मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को हल करना हो या फिर मुस्लिम इलाकों में विकास के काम, सीएम मोदी ने कभी भेदभाव नहीं किया। यही कारण रहा होगा कि जफर सरेशवाला बताते हैं कि वाजपेयी से भी ज़्यादा मुस्लिम वोट मोदी को मिले। सरेशवाला के अनुसार गुजरात में मुस्लिम मोदी को समस्या मानना छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पर कई लोग ये भी कहेंगे कि भैया ईवीएम हैक करके मोदी जीत गए, लेकिन बात वही आती है कि भैया अगर मोदी ने वाकई में ईवीएम हैक करी थी तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, उसके बाद राजस्थान में जो चुनाव हुए, दिल्ली में इतनी बुरी तरीके से हारे, तो तब क्यों नहीं हैक किया, या पंजाब में क्यों नहीं हैक करते ये लोग। खैर इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आर्ग्यूमेंट ऐसे इंसान से किया जाता है जो कि आर्ग्यूमेंट करने लायक हो। अब हो सकता है कि जफर सरेशवाला को भी यहाँ पर लोग अंधभक्त कहने लगें, संघी कहने लगें, या यूँ कहने लगें कि यार ये बिक गया है। इस प्रकार के भी इनके ऊपर आरोप लगे थे। मैं आपको बता दूं, ये जो मुलाकात चली थी, बहुत लंबी मुलाकात चली थी, करीब 2-1 घंटे की, और लोगों ने उसके बाद कहा था कि भैया आपको तो मोदी ने खरीद लिया। अब आप खुद सोचिए कि किस प्रकार की मानसिकता के लोग आज हमारे बीच में वाकई में मौजूद हैं, जो कि किसी भी चीज़ में पॉजिटिव चीज़ को देखना ही नहीं चाहते। अब ये सिर्फ एक इंस्टेंस था जो कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई एजेंडा या कुछ और चीज़ शामिल नहीं थी। जो जफर सरेशवाला ने अपने इंटरव्यू में बताया था वही चीज़ मैंने आपको आगे बताई है। अब इसके ऊपर आपका क्या मत है, क्या नहीं है, इन सभी चीज़ों को सोचना और समझना आपका काम है। यदि आप मोदी को पसंद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक वाकया था जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि समय के परिवेश को देखते हुए सही भी है। क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर 2 बार चुनाव जीत के आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ तो सही चीज़ दिख रही होगी लोगों में। क्योंकि आप देखिए, लोग कहते हैं कि 3 तलाक का जो कानून बनाया गया है वो सरासर गलत कानून बनाया गया है, तो फिर क्यों मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी वो जीत रहे हैं। समझिए ना, भले ही हो सकता है एक बार पुरुषों को इस चीज़ से दिक्कत हो रही होगी, पर मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को 3 तलाक वाले बिल से ज़रा भी दिक्कत मतलब मिलती है उनको। बहरहाल ये चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी और आने वाले समय में हमको और भी बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। 2022 के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद 24 में खुद प्रधानमंत्री के कुर्सी के ही चुनाव होंगे। तो ऐसे में अब देखना बहुत सही रहेगा, और मैं यूँ कहूँगा कि एक तरह से ध्रुवीकरण भी अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ही है। तो इनसे अगर मोदी नहीं निपट पाते हैं तो किस प्रकार से 24 में ये जीतेंगे या क्या कुछ करेंगे, उसके ऊपर काफ़ी नज़रें टिकी रहेंगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।